नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीजी टेट व सहायक शिक्षक भर्ती हेतु पर्यावरण अध्ययन सीरीज की चौथे वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की यूनिट 4 की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिट 4 का मेन टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसी के अंदर में हम लोग आज देखेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, जो है विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण और कक्षा में शिक्षक कार्य, जिसमें है चित्रों को पढ़ना, बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, समय मापना, नक्शे पढ़ना और समझना। तो हम इन सभी टॉपिक्स पर आज बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी किए। हमारे मेन टॉपिक का परिचय इस प्रकार से है। पर्यावरण को हम सीखने के एक औजार के रूप में देख रहे हैं। इस लिहाज से पर्यावरण में उपलब्ध जो भी संसाधन है वे सभी बच्चों के लिए सीखने का साधन साबित होंगे। तो पर्यावरण हमारा सीखने का एक औजार है। तो इसमें जो भी संसाधन है, पर्यावरण के अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं, वो बच्चों के सीखने में सहायक साबित होंगे, वो सीखने के साधन साबित होंगे। बच्चा जब स्कूल आता है तो अपने साथ अपने घर, परिवार, परिवेश, दोस्त वगैरह के अनुभव लेकर आता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ें। लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा अपने लोकल एरिया यानी कि घर से, अपने परिवेश से, अपने दोस्त यार से जो अनुभव लेकर आ रहा है, हम उसका उपयोग करके उसको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूरे दुनिया भर की जो ज्ञान देते हैं। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ना है। पिछले कक्षाओं में हमने देखा है कि बच्चा का पर्यावरण में चींटी से लेकर हाथी तक समाहित होता है। वही पर्यावरण अपने परिवेश से शुरू होता है और पूरा विश्व इसके अंदर में आता है। आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अंतर्गत हमारा जो मेन विषय है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों आता है। तो चलिए इन्हीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। विज्ञान एक सोचने का तरीका है जिसके माध्यम से प्रकृति या किसी घटना को समझा जा सकता है। तो विज्ञान क्या है? सोचने का तरीका है। और इस सोच के माध्यम से हम कोई भी घटना घट रही है उसको हम समझ सकते हैं कि ये घटना क्यों घट रही है, या उसके पीछे घटने का, उस घटना के घटने के पीछे का कारण क्या है इत्यादि। मतलब हम विज्ञान में कार्य और कारण का संबंध देखते हैं। वही सामाजिक अध्ययन अपने आसपास के वातावरण, समाज, उसमें रहने वाले लोगों, उनके व्यवहार, उनके कार्यों को करीब से जानने व उन्हें समझने का विषय है। तो विज्ञान जहाँ हमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने का अवसर देता है, वही सामाजिक विज्ञान हमें हमारे आसपास के वातावरण, समाज, उस समाज में रहने वाले लोगों, उनके व्यवहार, उनके कार्य को बहुत ही करीब से समझने का मौका देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान में हम प्राकृतिक घटनाओं को समझते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में हम अपने करीबी परिवेश, वातावरण, घर, परिवार, समाज के लोगों और उनके कार्यों को विस्तार से समझते हैं। अब देखते हैं विज्ञान शिक्षण कि हमें स्कूल में विज्ञान शिक्षण क्यों कराना चाहिए। कक्षा में हमें विज्ञान शिक्षण के उस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए जिसमें बच्चों में उन क्षमताओं का विकास हो सके जो उसे स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न उठाने वाला, संवेदनशील, एक बेहतर इंसान, जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ज्ञान हासिल करने वाला, तर्क करने वाला, खुले दिमाग वाला, अपने विचारों को व्यक्त करने वाला, सृजनशील, अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन कर अपनी अवधारणाओं को तार्किक सूत्रों में पिरोने वाला और निष्कर्ष निकालने वाला बन सके। तो विज्ञान शिक्षण की ये सभी उद्देश्य हैं। तो हमें विज्ञान शिक्षण क्यों कराना चाहिए? ताकि विज्ञान शिक्षण लेने के बाद बच्चे के अंदर में कोई भी मान्यता पहले से स्थापित है, तो उस मान्यता को अगर उसको लगता है कि ये गलत है या सही है, तो उसके ऊपर वो क्या कर सके? प्रश्न उठा सके। साथ ही साथ वह संवेदनशील हो। और इस पर्यावरण शिक्षण या विज्ञान शिक्षण के माध्यम से उसको क्या बनना है? एक बेहतर इंसान बनना है। और बच्चा कैसा ये बेहतर इंसान बनेगा विज्ञान शिक्षण लेके? कि वह अपने जिंदगी को बदलने के लिए ज्ञान हासिल करने वाला हो, साथ ही साथ तर्क करने वाला हो, और उसका दिमाग खुला दिमाग हो। खुला दिमाग कहने का मतलब है कि परंपराएं या कोई सी भी घटनाएं जो उसको सही लगता है उसको वो एक्सेप्ट करे, और जो गलत लगता है उसको वो छोड़ सके, ना कि जो गलत है उसी को पकड़ के पूरी जिंदगी बैठा रहे। साथ ही साथ बच्चा अपना विचार को व्यक्त कर सके, सृजनशील हो, उसमें नए चीज़ों को सृजन करने की क्षमता हो, नए रास्ते निकालने का क्षमता हो, आसपास की दुनिया का अवलोकन करे और अपनी अवधारणाओं को तार्किक सूत्रों में पिरोए, मतलब तर्क कसौटी पर उसको कसे, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। तो विज्ञान शिक्षण के ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर बच्चे का विज्ञान शिक्षण कराना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विज्ञान शिक्षण क्यों, विज्ञान शिक्षा क्यों कराएं हम स्कूल में। ये जो क्यों है, चलिए सब इसको जवाब देखते हैं। विज्ञान शिक्षण को हम शिक्षा के संदर्भ में ही परिभाषित कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कक्षा में हम विज्ञान शिक्षण के कौन से पक्ष पर जोर देते हैं। तो हम विज्ञान शिक्षण क्यों करा रहे हैं, ये किस बात पर निर्भर करेगा? तो हम विज्ञान शिक्षण के कौन से पक्ष पर जोर दे रहे हैं, इस पर यह डिपेंड करेगा कि विज्ञान शिक्षण हमें क्यों कराना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल या तो बंद अवधारणाओं और मॉडलों के संप्रेषण का स्थान होगा, नहीं तो वहां बच्चे अपनी मान्यताओं को शब्द देना सीखेंगे और आलोचनात्मक सोच की प्रवृत्ति विकसित करेंगे। अब हम विज्ञान शिक्षण करा रहे हैं बच्चों के स्कूल में,
तो हमारा स्कूल या तो बंद अवधारणा और मॉडलों का संप्रेषण का स्थान होगा। बंद अवधारणा और मॉडल के संप्रेषण का स्थान होगा कहने का मतलब क्या है कि बंद अवधारणा मतलब पूरी पुरानी जो मान्यताएं हैं उन्हीं अवधारणाओं को लेकर, जिनको हम कुरीति या अंधविश्वास बोलते हैं एक हिसाब से उदाहरण के रूप में मान ले, उसी को बच्चा, कोई उसके पेरेंट्स, दादी दादा कोई भी बता दिया और उसको बिना तर्क के कसौटी में कसे उसी को वो अपना के पूरा जिंदगी जीने लग जाए, तो इसको हम कह सकते हैं बंद अवधारणा। या तो हमारा स्कूल कैसा हो सकता है, ऐसा स्कूल जहाँ बच्चे अपनी मान्यताओं को शब्द देना सीखेंगे, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो दिमाग में ख्याल आ रहा है उसको वो शब्द देना सीखेंगे। साथ ही साथ जो पुरानी अवधारणा या बंद अवधारणा जिसको देखता है वो उनके क्या कर सके, आलोचनात्मक सोच के माध्यम से तर्क करके अपने अंदर आलोचनात्मक सोच विकसित करे और जो पुरानी मान्यताएं हैं, बंद अवधारणा है, उससे आगे बढ़ के एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति बन सके। विज्ञान पूर्व ज्ञान पर ही आगे विकसित होता है और उसे स्थापित सिद्धांतों को नई परिस्थितियों को समझने के लिए लागू करके देखा जाता है। तो विज्ञान क्या है, हमारे जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान क्या है, जो हम स्कूल आने से पहले हमारे फैमिली से, हमारे समाज से, प्रकृति से अंतः क्रिया करके जो हम ज्ञान अर्जित किए हैं वही हमारा पूर्व ज्ञान है। मान लीजिए कोई बच्चा दूसरी पढ़ रहा है, तो पहली कक्षा में जो जो चीज़ें वो सीखा है, चाहे स्कूल में, अपने घर में, वो सब क्या हो जाएंगे, उस बच्चे के लिए कक्षा दूसरी स्तर के लिए पूर्व ज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान जो है पूर्व ज्ञान पर ही आगे विकसित होता है, मतलब हमारे जो पूर्व ज्ञान है, हमारे जो पहले के ज्ञान है, उसी ज्ञान पे हम आगे परत दर परत नई ज्ञान जोड़ते जाते हैं और हमारा ज्ञान जो है वो विकसित होते जाता है। अब चलिए देखते हैं स्कूल क्या करे। अब एक स्कूल को विज्ञान शिक्षण देने के लिए क्या करना चाहिए, वो ऐसा क्या करे कि बच्चे में क्या हो, आलोचनात्मक सोच विकसित हो। बच्चे में क्या हो, आलोचनात्मक सोच विकसित हो। स्कूल एक ऐसी जगह हो जहाँ सभी बच्चों का स्वागत हो और जहाँ वो बेहतर इंसान बने और जहाँ उन्हें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज्ञान हासिल हो। तो स्कूल को कैसा जगह होना चाहिए, जहाँ स्कूल सभी बच्चों का स्वागत करे, चाहे बच्चे कोई सी भी परिस्थिति से आए हों या उसका पूर्व ज्ञान कैसा भी हो, उसका सभी का क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहाँ बच्चा एक बेहतर इंसान बने, जहाँ बच्चा एक बेहतर इंसान बने और उन्हें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज्ञान हासिल हो, यानी कि ज़िंदगी को बदलने के लिए ज्ञान हासिल करे, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में जैसा भी सुधार करना चाहे, शिक्षा ग्रहण करके वो सुधार कर ले। अगर स्कूल केवल स्थापित जानकारी, तथ्यों के संप्रेषण की जगह होगी तो फिर वहाँ बच्चे कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई नए विचार खोज पाएंगे। अब अगर स्कूल जो है स्थापित जानकारी मतलब पहले से जो चीज़ें खोजी जा चुकी हैं या जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं या जो फिक्स तथ्य हैं, फिक्स तथ्य मतलब 3 × 3 = 6 होगा, इस टाइप के तथ्य को ही अगर स्कूल क्या कर रहा है, संप्रेषित कर रहा है, आगे पहुंचा रहा है और बच्चे को कोई सी भी नए चीज़ करने का मौका नहीं दे रहा है, नए विचार खोजने का मौका नहीं दे रहा है, तो यहाँ बच्चे कुछ नए चीज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ नया चीज़ नहीं सीखेंगे। वो जो पुराने जानकारियाँ हैं, स्थापित जानकारियाँ हैं, उसी को बच्चा आएगा स्कूल में ग्रहण करेगा और अपना घर लेकर आगे चला जाएगा। तो स्कूल को कैसा होना चाहिए, स्कूल को हमेशा बच्चे को नए विचारों को खोजने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। इन परिस्थितियों में किसी भी नए ज्ञान की रचना नहीं होगी और न ही शिक्षक कुछ नया सीख पाएगा। तो अगर स्कूल जो है स्थापित जानकारियों को ही संप्रेषित कर रहा है, इस स्थिति में बच्चा कोई सा भी नया ज्ञान गढ़ नहीं पाएगा, खोज नहीं पाएगा, साथ ही साथ बच्चा तो नहीं सीखेगा, एक शिक्षक भी है नया चीज नहीं सीख सकता। अब देखते हैं विज्ञान शिक्षण के मूल्य। अब हम विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या क्या है जिसको हमको स्कूल में लागू करना चाहिए, देखते हैं। विज्ञान के संदर्भ में जो मुख्य बात है वह है परीक्षण करना और उसके बाद सही या गलत का पता लगाना। तो विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य मूल्य है या मुख्य बात जो है वो है परीक्षण करना और परीक्षण करके सही या गलत का पता लगाना। विज्ञान शिक्षण का मुख्य बात क्या हो गया, आपको पहले करना है परीक्षण। आप परीक्षण कर लिए, उसके बाद या तो आपका परीक्षण जो है वो होगा सही या होगा वो गलत, बस यही है विज्ञान शिक्षण का मुख्य बात। आपको कोई सा भी तथ्य है उसका परीक्षण करना है, फिर उसमें सही और गलत पता लगाना है। अगर आप तार्किक रूप से देखें और बात सही है तो आप उसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और अगर मान लो वो परीक्षण हो गया गलत तो आप उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो ये क्षमता बच्चे के अंदर में विकसित होना चाहिए और ये कैसे विकसित होगा, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान शिक्षण के माध्यम से। इसलिए विज्ञान शिक्षण महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान में हमेशा नए अवलोकन सामने आते हैं और नई अवधारणाओं को, हमेशा नई घटनाओं को समझने का प्रयास करना पड़ता है। इसके तहत पुराने प्रयोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दोहराना पड़ता है और उनकी वैधता का परीक्षण करना पड़ता है। अब जब हम विज्ञान में परीक्षण करते हैं तो हमारे पास जो अवलोकन आते हैं वो हमेशा नई अवलोकन आती है और इन नई अवलोकनों के माध्यम से फिर हमें नई अवधारणाओं का ज्ञान होता है।
और इन नई अवधारणाओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं जो पुराने प्रयोग हैं उसको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम उसको क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और विभिन्न भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दोहराने के बाद हम उस जो परीक्षण है उसकी हम वैधता की जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जो अवधारणा है उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में विज्ञान के जो मूल्य निहित होते हैं वे हैं तर्क, खुला दिमाग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो ये जो विज्ञान के जो पूरे प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अवधारणा की परीक्षण करते हैं, उसको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जांचते हैं और उसकी वैधता की जांच करते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो मूल्य निहित है वो है तर्क करना, खुला दिमाग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। प्राथमिक स्कूल में विज्ञान। प्राथमिक स्कूल में बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। वे एक ऐसे चरण पर होते हैं जब उन्हें पढ़ने की इतनी आदत नहीं होती और वे अपनी ठोस रोजमर्रा की जिंदगी से परे की अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में है उसको पढ़ने की आदत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा 5 साल की उम्र तक घर में खेल रहा है अपने घर वाले लोग के साथ, दोस्त लोग के साथ, पड़ोसियों के साथ। अब फिर डायरेक्ट जब स्कूल में आता है तो उसका माहौल बदल जाता है, तो उसको पढ़ने का आदत नहीं रहता है। बच्चा को स्कूल आने से पहले जो अनुभव रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीज़ों से रहता है, जैसे उसका खिलौना, घर के बर्तन, रिश्तेदार या मम्मी पापा जो भी हैं सब ठोस वस्तु है। एक हिसाब से अगर वस्तु भी इंसानों को भी वस्तु मान ले अभी कुछ टाइम के लिए, तो सब ठोस चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान होता है, इनसे उनका लगाव होता है, लेकिन वो अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अगर बच्चा को आप बोलेंगे कि खुशी होना क्या होता है तो बच्चा नहीं बता पाएगा खुश होना, लेकिन आप अगर उसको एक टॉफी ला कर दे देंगे तो तुरंत खुश हो जाएगा। लेकिन आप 7 साल के बच्चे को बोलेंगे कि खुश होना क्या होता है एक्सप्लेन करो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। खुशी को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको मूर्त अवधारणा का अभी तक ज्ञान नहीं है। उसका जीवन तो सिर्फ और सिर्फ ठोस उदाहरणों पर चल रहा है। प्रयोग उनके दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव से संबंधित होने पर ज़्यादा उपयोगी साबित हो पाएंगे। अब जो हम विज्ञान का जो प्रयोग कराएं स्कूल में वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तु जो है मिल जाती हैं तो उसको क्या कर देते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो अब इसको हमको समझाना है तो हम क्या समझा सकते हैं कि एक गिलास लो, गिलास में पानी भर दो और गिलास में क्या कर दो, नमक डाल दो। अब इसको घोल दो तो ये क्या बन जाएगा, मिश्रण। अब ये उदाहरण को हम लेंगे तो बच्चा समझेगा, क्योंकि बच्चे को नमक पता है, पानी पता है, गिलास पता है, तो बच्चा अब इस अवधारणा से, इन उदाहरणों से मिश्रण को समझ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो भी प्रयोग कराएं बच्चे को कोई भी अवधारणा को समझाने के लिए, तो कैसा हो, उसके दैनिक जीवन के अनुभव से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहेंगे तभी वो बच्चे के लिए उपयोगी साबित होंगे। सभी बच्चों को अपने अनुभवों को व्यक्त करने, अपनी अवधारणाओं को तार्किक सूत्रों में पिरोने और निष्कर्ष निकालने के ढेरों मौके मिले। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को अपने अनुभव को व्यक्त करने का, उनको तार्किक सूत्रों में पिरोने का और निष्कर्ष निकालने का ढेर सारे मौके देने होंगे। अगर कोई बच्चा बोल रहा है और बोलते बोलते चुप हो गया तो आपको उसको तुरंत नहीं बैठा देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ बच्चा तुम सही बोल रहे हो, बस थोड़ा सा और तुम्हारे मन में जो बात है उसको बोलो, उसके बाद तुम बैठ सकते हो। उसको डांटने डपटने के बजाय उसको हम लोग प्रोत्साहित करें तो वो बच्चा अपने अनुभव को आराम से व्यक्त कर सकता है। अब चलिए देखते हैं बच्चों के ज्ञान का उपयोग करना। हम जो प्राथमिक कक्षा में जो हमारे बच्चे हैं वो जो अपने पूर्व ज्ञान लेकर आए हैं, जो अनुभव लेकर आए हैं स्कूल से पहले, उसको हम, उसके ज्ञान को हम कैसे उपयोग करते हैं, कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए बच्चों के ज्ञान को कक्षा में लाना सबसे बड़ा काम होगा। अब ये हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम पहले तो उसको जो ज्ञान है बच्चे को, उस ज्ञान को हम कक्षा में लाएंगे, और ये सबसे बड़ी चुनौती है अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चे के जो ज्ञान है उसको आपको कक्षा में लाना। इसमें बच्चे अपनी जानकारी को औरों के साथ बांटे और खुद भी सीखे और अपने आसपास की दुनिया को समझे, परंतु उन्हें यह न लगे कि इसमें उनकी परीक्षा ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि स्कूल में हम जब भी किसी बच्चे को कुछ बोलने के लिए बोलते हैं तो बच्चा सबसे पहले सोचता है कि जो मैं बोलूंगा उसके आधार पर मेरा परीक्षण लिया जा रहा है, या ये मेरा परीक्षा लेने के लिए ये चीज़ पूछा जा रहा है। और इसी डर में बच्चे फिर कुछ बोलते नहीं हैं। और जब बच्चा अपना ज्ञान को शेयर नहीं करेगा तो दूसरे उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे और बच्चा खुद दबूपन का शिकार हो जाएगा। तो शिक्षक होने के नाते स्कूल में आपका मेन काम क्या है, तो बच्चा का जो ज्ञान है उस ज्ञान को बाहर लाना। हाँ, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी कार्य करते हुए बच्चे को यह महसूस ना हो कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों द्वारा जो कुछ भी खोजा गया है उसे दोहराना भी विज्ञान में बहुत मायने रखता है। जो नई बातें बच्चे सीखेंगे वे है आंकड़ों की जानकारी को किस प्रकार संगठित करना। अब बच्चा जो ज्ञान खोजा है या जो ज्ञान सीखा है उसको दोहराना बहुत मायने रखता है।
दोहराएंगे क्यों? क्योंकि हम लोग जब उस क्रिया को बार बार करते हैं तो वो हमको और उसकी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में और ज़्यादा स्थापित होते जाते हैं, इसलिए उसको दोहराना जरूरी है। इससे बच्चे और इस क्रिया से बच्चे क्या सीखेंगे? तो वो जो आंकड़े हैं और जो जानकारी है उसको संगठित करना सीखेंगे। इसलिए बच्चों का अपने ज्ञान को दोहराना बहुत जरूरी है। बच्चों को उत्तर बता देने से वे नहीं सीखते। जब वे अवधारणाओं को समझने और खोजने के लिए संघर्ष करते हैं तभी वे अवधारणा को कर पाते हैं। उसको उत्तर बता देने से बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा सीखता कब है? जब उस अवधारणा को समझने और खोजने का अवसर उस बच्चे को खुद दिया जाता है। बच्चा जब समस्या पर कार्य करता है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कार्य करता है, तब जाके वो उसको सीखता है। उसको समझने और खोजने के लिए उन्हें खुद संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो अवधारणा पर पकड़ बनाते हैं। इसलिए बच्चे को डायरेक्ट उत्तर न बता के हमको समस्या दे देना है और उस पर कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें खुद के अनुभवों के बारे में और सीखने की सहायता दें। अब बच्चा जो अनुभव किया है उस अनुभव से सीखने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे नए अनुभव से अवगत कराएं जो उन्हें सामान्यतः उपलब्ध ना हो। अब बच्चा को कोई नया चीज अनुभव नहीं है तो एज अ शिक्षक हमारा काम रहेगा बच्चों को ऐसे नए अनुभव से अवगत कराएं जो उन्हें उपलब्ध नहीं है या जो वो सीखे नहीं है। हम हमारे स्कूल में जो विज्ञान शिक्षा कराएं उसकी कक्षा को कैसी होनी चाहिए? विज्ञान की कक्षा गतिविधियों से परिपूर्ण एक सक्रिय कक्षा होनी चाहिए और यहाँ बच्चों को सोचने के अवसर मिलने चाहिए। हमारा विज्ञान की कक्षा को गतिविधियों से परिपूर्ण होना चाहिए, मतलब हमारी कक्षा जो है पूर्ण रूप से गतिविधि पर आधारित होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कक्षा को होना चाहिए सक्रिय कक्षा। इसमें मतलब सक्रिय कक्षा का मतलब है बच्चे इसमें कार्य करें। कार्य क्या करेंगे? जो उनको गतिविधि दिया गया है उसमें वो सम्मिलित हो, समस्याओं को के सॉल्यूशन खोजने में वो कार्य करें खुद। और अगर बच्चा खुद कार्य करेगा तो उसको सोचने का भी मौका मिलेगा। अब बच्चा जब सोचेगा, सक्रिय रूप से उस पर कार्य करेगा, समस्या को सॉल्व करेगा, तो वो हमारा गतिविधि जो है पूर्ण हो जाएगा और बच्चे को अवधारणा स्पष्ट हो जाएगा। सीखने का माहौल सुरुचिपूर्ण होना चाहिए और हर कार्य में बच्चे के लिए कुछ चुनौती होनी चाहिए। अब हम जो गतिविधि करा रहे हैं उसका माहौल कैसा हो? सुरुचिपूर्ण हो, यानी कि बच्चा उसमें रुचि ले। अगर आप कोई गतिविधि करा रहे हैं, अब बच्चा को उसमें करने का इच्छा ही नहीं है, तब आपको उस गतिविधि को कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको उस गतिविधि को तुरंत रोक देना चाहिए और नया गतिविधि कराना चाहिए। तो अब गतिविधि कैसा होना चाहिए? जिसमें बच्चा का रुचि तुरंत जग जाए, ऐसे हमको गतिविधि कराना चाहिए। गतिविधि में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती होनी चाहिए। जब हमें चुनौती मिलता है तभी हम उसको और दृढ़ता से करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या वयस्क इंसान हो, हमारा मस्तिष्क को जब समस्या में चुनौती मिलता है तो उस चुनौती को हम लोग हमेशा पार करने के लिए कार्य करते हैं और हमारा दिमाग और हम ज़्यादा एक्टिव से उस काम को, उस चुनौती से पार पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा हम जब गतिविधि कराएं तो गतिविधि में वो गतिविधि तो सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए और उनमें चुनौती होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चे के परिवेश से स्थानीय जानकारी और अनुभव लें और बच्चों को उन्हें एक सिद्धांतिक ढांचे में संगठित करने में मदद दें। अब हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम जो स्थानीय परिवेश से जो जानकारी है और अनुभव है बच्चे की, उसको सैद्धांतिक ढांचा में संगठित करने में उनकी मदद करें। अब हम देखते हैं कि हमारा विज्ञान की कक्षा का प्रबंधन हमको कैसा करना चाहिए। यानी कि अब हम देखेंगे कक्षा प्रबंधन। जब हम बतौर एक शिक्षक अपनी कक्षा में कोई गतिविधि करवाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को हमारे समय व ध्यान की जरूरत होती है। मतलब कि जब हम कक्षा में गतिविधि करा रहे हैं तो हर बच्चा चाहता है कि शिक्षक का नज़र उस पर हो। हर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये देखो ना मैं कर रहा हूँ वो कैसा है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को छोटे समूह में बांट सकते हैं। बच्चों का छोटा छोटा समूह बनाकर गतिविधियों को, सेम गतिविधियों को अलग अलग समूह में बांटकर उनको गतिविधि कराएं। अब इससे होगा क्या कि गतिविधि कराने में कक्षा तो व्यवस्थित रहती ही है, साथ ही आपको भी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध होता है। अब जब हम छोटे छोटे समूहों में गतिविधि कराते हैं तो छोटा समूह में बच्चे व्यवस्थित होकर गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं और छोटा समूह रहे तो हम सभी समूह में जाकर बच्चों की बात को सुन सकते हैं और उनको अपना मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। जब हम बड़े समूह में गतिविधि कराते हैं तो कुछ बच्चे गतिविधि करते रहते हैं और कुछ बच्चे अन्य क्रियाकलाप में संलग्न हो जाते हैं। कोई गप मारने लग जाते हैं, कोई किसी को कुचकने लग जाता है या कोई कुछ भी। आप लोग अगर शाला अनुभव में गए होंगे तो खुद अनुभव किए होंगे इस चीज़ों को। आप अनुभव किए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सी परिस्थितियों में बच्चे लोग को गतिविधि कराते हुए देखें और बच्चे क्या शैतानी या बदमाशी या कितनी शालीनता से गतिविधि किए हैं आपके सामने। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वे बच्चे जो बड़े समूह में अपनी बात रखते हुए झिझकते हैं, छोटे समूह में काम करने से धीरे धीरे उनकी झिझक भी दूर हो जाती है। वे भी अन्य बच्चों की तरह सवाल पूछने पर उत्तर देंगे व नहीं समझ आने पर सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अब हम जब बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट कर गतिविधि कराते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े समूह में झिझक के कारण बात नहीं बोलते हैं। उनका भी झिझक छोटे समूह में समाप्त हो जाता है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी झिझक समाप्त होती है तो
और अब फिर एक बच्चा का झिझक समाप्त हो गया, फिर आप उससे जो पूछेंगे वो उसका जवाब देगा, और उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो खुद सवाल करेगा भी, पूछेगा भी। इसलिए बच्चों को बड़े समूह में गतिविधि कराने के बजाय बच्चों को छोटा समूह में गतिविधि कराना चाहिए, ताकि हम बच्चे तक जा सके, और बच्चा अगर झिझक रहा है तो वो उसका झिझक जो है दूर हो जाए। सारी बातें हर सक्रिय कक्षा के लिए लागू होती हैं, चाहे वह कक्षा भाषा की हो, गणित की हो, या पर्यावरण अध्ययन की हो। ये जो हम अभी कक्षा प्रबंधन का विधि जिस पे हम लोग अभी विस्तार से चर्चा किए हैं, ये आप कोई सा भी विषय का कक्षा आयोजित करें, चाहे वो भाषा की कक्षा हो, गणित की कक्षा हो, या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा हो, या आप कराएं अंग्रेजी की कक्षा, तो ये जो कक्षा प्रबंधन का विधि है ये सभी विषयों के लिए लागू होगी। इस विधि को आप सभी विषय के कक्षा में लागू करके फायदा ले सकते हैं, बच्चों को सक्रिय रख सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ विज्ञान शिक्षण। अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण, यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से अपेक्षा है कि इससे बच्चा अपने आसपास के वातावरण को जाने, उस पर समझ बनाए, बातचीत करे, और इनके बारे में अपने विचारों को गढ़ पाए व अभिव्यक्त कर पाए। तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चा अपने आसपास के जो वातावरण है उसको जाने। पहले तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण को जानेगा, और उसको वातावरण को जानने के बाद उस पर समझ बनाएगा। अब बच्चा समझ जब बना ले तो उससे बातचीत करे, और अपने विचार को गढ़ के उसको अभिव्यक्त भी करे। यही है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का स्वरूप समझना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र आदि अपने आप में अलग विषय हैं, और उनमें ज्ञान रचने का ढंग भी अलग अलग है। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जब हम बोलते हैं तो सामाजिक विज्ञान अकेला एक विषय नहीं है, इसमें तो चार अलग अलग विषय समाहित है। या और ये चार विषय कौन कौन से हैं? एक है भूगोल, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है नागरिक शास्त्र, और चौथा है इतिहास। तो इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन जो है हम जो मिडिल स्तर पे कराते हैं, ये चार विषयों का सम्मिलित रूप है। और ये जो चार विषय हैं इनके ज्ञान और ज्ञान रचने का ढंग सब अलग अलग है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को विश्लेषणात्मक रूप से समझने की तैयारी करता है, और समाज की विविधता को समझने की भी। यह सब वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का क्या क्या महत्व है? तो ये हमें वर्तमान परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है, और समाज की विविधता को समझने में मदद करती है, और हमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना सिखाती है। साथ ही साथ हमें सामाजिक विज्ञान वातावरण से जुड़ने और उसकी समझ बनाने में, उस समझ को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। अब चलिए देखते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण। विज्ञान में ज्ञान अवलोकनों प्रयोगों द्वारा प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से आता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत समाज के साथ अंतःक्रिया, समाज की मान्यताएं और जीवन शैली है। अभी हम विज्ञान शिक्षण में देखे हैं कि विज्ञान में हमें जो अनुभव होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो अवलोकन और प्रयोग आधारित होता है। मतलब हम विज्ञान में जो भी ज्ञान विकसित करते हैं, जो अवधारणा विकसित करते हैं, वो अवलोकन और प्रयोग से विकसित होता है। और ये अंतःक्रिया, अवलोकन और प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? प्रकृति के साथ करते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में हम प्रकृति के साथ क्रिया नहीं करते हैं। सामाजिक विज्ञान में हम अपने ज्ञान रचना के लिए, अपनी अवधारणा विकसित करने के लिए हम समाज के साथ क्रिया करते हैं, और समाज की मान्यताएं और जीवन शैली के साथ हम क्रियाएं करके अपनी सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक मान्यताएं, साथ ही साथ जीवन शैली विकसित करते हैं। सामाजिक विज्ञान में कुछ आदतों के विकास की बात भी की जाती है, जैसे विविधता में आपसी सम्मान, विश्वास, एक दूसरे पर निर्भरता, परिवर्तन के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता, समय परिस्थिति अनुसार व्यक्तिगता व सामूहिकता की आदत का विकास। अब चलिए देखते हैं प्राथमिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम प्राथमिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान हमको प्राथमिक स्कूल में क्या करने बोलता है, क्या चीज सिखाता है। जब बच्ची पहली बार स्कूल आती है तो वह अपने साथ अपने परिवेश की समझ लाती है। वह अपने परिवार, रिश्तों, आसपास के पेड़ पौधों, नदियों, मौसम, इमारतों, पक्षियों, रीति रिवाजों, त्योहारों, गीतों आदि के बारे में जानती है। अब ये जो बच्ची है जो स्कूल आ रही है, ये बच्चा जो स्कूल आ रहा है, वो बच्चा स्वयं स्कूल नहीं आता है, वो अपने साथ लाता है अपने परिवेश की समझ। जहाँ वो रहता है उस परिवेश की वो समझ अपने साथ लेकर स्कूल आता है। और वो जो परिवेश की समझ है उसमें क्या क्या चीज होता है? तो उसका परिवार, साथ ही साथ परिवार के रिश्ते, आसपास के पेड़ पौधे, नदियाँ, मौसम, इमारतें, पशु पक्षी, रीति रिवाज, उसके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वो कौन सा गीत उसके घर में गाए जाते हैं, या वो अपने टीवी रेडियो आसपास सुनता है। ये सभी की ज्ञान लेकर बच्चा स्कूल आता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चे की इस पहले से प्राप्त समझ को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए, हम जो बच्चे की पूर्व ज्ञान है उसको लेकर सामाजिक विज्ञान में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसका अनुभव जो है उसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उस अनुभव का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम तीन हिस्से में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है बच्ची के अपने अनुभवों को व्यापक धारणाओं से जोड़ना। अब हम पहला काम कर सकते हैं कि बच्चा जो है अनुभव अपने घर से लेकर आया है उसको हम व्यापक अवधारणाओं से जोड़ सकते हैं, यानी कि हम जो अपने कक्षा में जो उनको
अवधारणा सिखाने वाले हैं उस अवधारणाओं के संदर्भ में हम उसको उपयोग करके बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है या पहले का जो ज्ञान है उसको और हमारे स्कूल में जो ज्ञान हम उसको सिखाने वाले हैं अवधारणा सिखाने वाला है दोनों को जोड़ के उसके ज्ञान को और अवधारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। खुद के अनुभवों के अतिरिक्त नई बातों व नई जगहों के बारे में जानना। अब बच्ची को जो खुद का अनुभव है उस अनुभव के अतिरिक्त हम उसमें नई बात और नई जगह के बारे में जानने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। वह अपने आसपास की ओर ध्यान से देख पाए, उसको व्यवस्थित कर आपस में उसके संबंध ढूंढ पाए, उसकी अवलोकन क्षमता ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए ताकि वह अपने आसपास को बारीकी से देखकर उसका अपने जीवन में जुड़ाव देख पाए। चलिए अब देखते हैं बच्चों के मानसिक स्तर से विषय वस्तु का तालमेल। अब बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको हम हमारे कक्षा की जो विषय वस्तु है उससे कैसे तालमेल बिठाएं। बच्चों का सामाजिक विज्ञान से परिचय करवाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो विषय वस्तु चुने वह बच्चों की स्तर के अनुरूप हो। अब हम कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्ययन करा रहे हैं तो अध्ययन के समय जो विषय वस्तु चुने जो अमूर्त चीजें यानी कि जिसको हम भौतिक रूप से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यह अमूर्त चीजें। जैसे कि पहले उदाहरण में हम देखे हैं खुशी, खुश होना। आप बच्चे को टॉफी देंगे खुश हो जाएगा, लेकिन खुशी को एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमें अमूर्त चीज़ों पर फोकस न करके भौतिक चीज़ों पर उसके स्तर अनुसार फोकस करना चाहिए विषय वस्तु को। हमें विषय वस्तु के चुनाव में बच्चों के स्तर को ध्यान में रखने के साथ साथ उनके प्रस्तुतिकरण की योजना भी ऐसी बनानी होगी कि हम शुरुआत में प्रश्नों, बातचीत या गतिविधि या किसी ऐसे माध्यम से करें जहां उन्हें अपने अनुभव व्यक्त करने, अपनी अवधारणाओं में तार्किक संबंध खोजने और निष्कर्ष निकालने के भरपूर मौके मिले। अब जब हम कोई विषय वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो हमें कक्षा की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? कक्षा की शुरुआत हमें प्रश्नों के साथ, बातचीत या गतिविधि के साथ करनी चाहिए। क्यों हमें बातचीत, गतिविधि या प्रश्नों के माध्यम से क्यों करना चाहिए? ताकि हम कोई प्रश्न पूछे, कोई गतिविधि कराएं या कोई बातचीत में बच्चे को शामिल करें तो बच्चे को अपने अनुभव व्यक्त करने का मौका मिले, उसकी अवधारणाओं को तार्किक संबंध खोजने और निष्कर्ष निकालने का भरपूर मौका मिले। इसलिए हमें कक्षा की शुरुआत प्रश्नों से, बातचीत से या गतिविधि से करना चाहिए ताकि बच्चा उस प्रश्न में खुद को शामिल कर पाए, उस गतिविधि में खुद को शामिल कर पाए या उस बातचीत में खुद को शामिल कर पाए और उसके जो पूर्व ज्ञान है उसको वो व्यक्त करना शुरू कर दे। और फिर हम उसके पूर्व ज्ञान जो है उसको अपने उस विषय वस्तु से जोड़कर उसकी अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। इसलिए कक्षा की विषय वस्तु और बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, उस पर संतुलन बिठाना बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है अगर हम कोई नई अवधारणा, कोई भी नई विषय वस्तु बच्चे को कक्षा में जब सिखाने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का समावेश। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज के विविध सरोकार आते हैं क्योंकि इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल हैं। ये सभी सरोकार समाज से संबंधित हैं और किसी न किसी रूप में सामाजिक स्थिति बतलाते हैं, परंतु फिर भी इनमें बुनियादी फर्क है। अभी हम देखें कि सामाजिक विज्ञान में है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, 4 विषय सम्मिलित है और इन चारों विषय का अलग अलग सरोकार है, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग अवधारणाएं हैं और इनमें कोई जुड़ाव या समानता नहीं है। और ये चारों सरोकार तो समाज से संबंधित है। हर विषय किसी न किसी प्रकार की सामाजिक स्थिति को बतलाते हैं, लेकिन इन सभी सामाजिक स्थितियों को बतलाते हुए भी उनमें बुनियादी फर्क है। चलिए देखते हैं उनमें क्या बुनियादी फर्क है उसको आगे। चलिए शुरू करते हैं भूगोल से। भूगोल हमारे आसपास की वे तमाम घटनाएं हैं जिसमें हम इंसान एवं उसके परिवेश के संबंधों का अनुभव कर सकें। तो भूगोल हमें क्या जानकारी देता है, क्या चीज सिखाता है? तो भूगोल हमारे आसपास की घटनाओं का अध्ययन है। भूगोल हमें इंसान और हमारे परिवेश के संबंध को अनुभव कराता है। हम इंसान, हमारा परिवेश में जो भी चीजें हैं, भौतिक, अभौतिक या जैविक, अजैविक, इन सभी घटकों के साथ हमारे संबंध को कौन दर्शाता है? भूगोल दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर भूगोल बच्चों को प्राकृतिक पर्यावरण की छानबीन, तलाश व अवलोकन करने का अवसर देता है। तो प्राथमिक स्तर पर भूगोल क्या करता है? तो भूगोल जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्राकृतिक पर्यावरण की छानबीन, खोजबीन करने में, तलाश करने में और उसका गहनता से अवलोकन करने में मदद करता है, अवसर प्रदान करता है। बच्चा प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को नजदीक से जान पाता है। इसके द्वारा उसमें अवलोकन, नक्शा व ग्राफ, चित्र व तालिकाओं को बनाने व पढ़ने के कौशल भी विकसित किए जा सकते हैं। अब जो है भूगोल के माध्यम से बच्चा मनुष्य के संबंधों को नजदीक से देखता है और ये हमारे जो संबंध है मनुष्य के संबंध किससे हैं? प्रकृति से। और इसके द्वारा उसमें बच्चे में अवलोकन, नक्शा व ग्राफ पढ़ने की क्षमता, चित्र व तालिका को बनाने पढ़ने के कौशल विकसित होते हैं। ये सभी कौशल कहाँ से विकसित होते हैं? भूगोल के माध्यम से विकसित होते हैं। भूगोल का उद्देश्य बच्चों को मूलभूत भौगोलिक अनुभव प्रदान करना तथा उनमें ऐसे हुनर विकसित करना है जिनसे वे आगे जाकर जटिल भौगोलिक अवधारणाओं को तथा मनुष्य के पर्यावरण के साथ संबंधों को समझ पाएं और नक्शे एवं उसकी भाषा से परिचित हो जाएं। चलिए अब हम देखते हैं
इतिहास शिक्षण का उद्देश्य। इतिहास सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सामाजिक विज्ञान का इतिहास। इसका उद्देश्य इतिहास की जानकारी मात्र देना नहीं है, बल्कि बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है, ताकि वे सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता और बदलाव के कार्यकरण संबंध को और इसमें समय की भूमिका को समझ सके। तब इतिहास शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चा ऐतिहासिक दृष्टि के पहलुओं से परिचित कराना के लिए इतिहास शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतिहास शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया के निरंतरता और बदलाव के कार्यकरण संबंध, यानी कि कोई प्रक्रिया निरंतर चल रही है या उसमें कोई बदलाव हो रहा है, तो बदलाव क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण और कारण, यानी कि कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण क्या है, इस संबंध को समय के साथ, इस संबंध में समय की क्या भूमिका है उसको समझने में इतिहास मदद करता है। इतिहास उन्हें समाज की अलग अलग प्रक्रिया के परस्पर संबंध एवं उनके कारण खोजने का अवसर देता है। तो इतिहास और क्या करता है, समाज में जो अलग अलग घटनाएं घटती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही है, उनका आपस में क्या संबंध है और वो परंपराएं या वो परस्पर क्रियाएं, वो घटनाएं क्यों घट रही है, उसके कारण खोजने का भी अवसर प्रदान कर सकती है। यह हमारे जीवन पर बीते समय की प्रक्रियाओं के असर को पहचानने में हमारी मदद करता है। साथ ही यह भी समझाता है कि विशेष संदर्भों में व्यक्ति की भूमिका भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इतिहास हमें और क्या सिखाता है, तो समय की प्रक्रियाओं को पहचानने में हमारी मदद करता है और यह समझाता है कि विभिन्न संदर्भ में एक जो व्यक्ति है उसका भूमिका अलग अलग हो सकती है। इन सभी चीज़ों की शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं नागरिक शास्त्र के क्या महत्व है हमारे जीवन में। नागरिक शास्त्र का जुड़ाव नागरिक के महत्व के साथ जुड़ा है, जिसमें जनतांत्रिक ढांचों में हर नागरिक के शासन और प्रशासन से संबंध को समझना बहुत जरूरी है। नागरिक शास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है, नागरिक शास्त्र हमारे नागरिक के महत्व को सिखाता है। नागरिक का शासन और प्रशासन के साथ क्या संबंध है, इन संबंधों को सिखाता है हमें कौन, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य विभिन्न पदों व तंत्रों के गठन व अधिकार क्षेत्र के नीरस वर्णन देने के बजाय बच्चों को प्रशासनिक ढांचे के नियमों, उनकी कार्य प्रणाली को देखने, समझने तथा उनकी अच्छी बुरी वास्तविकता से रूबरू करवाना है, जिसमें कि बच्चों में शासन प्रशासन की इकाइयों की मूलभूत अवधारणाओं एवं कार्य प्रणाली की समझ विकसित हो सके। तो मुख्य रूप से नागरिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ये बच्चों में शासन और प्रशासन की इकाई के मूलभूत अवधारणाओं की कार्य प्रणाली की समझ विकसित करना, यही है नागरिक शास्त्र का उद्देश्य। जब तक छोटी छोटी सामान्य धारणाएं जड़ से स्पष्ट नहीं बनती, तब तक संपूर्ण ढांचों की बातें बच्चों के लिए हवा में लटकी रहती हैं। चलिए अब देखते हैं अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र में भी अर्थव्यवस्था के ढांचों की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित होनी चाहिए। तो अब अर्थशास्त्र में हमें बच्चे को क्या शिक्षा देनी है या क्या उनको अवधारणा स्पष्ट करना है, तो अर्थव्यवस्था के जो भी मूलभूत ढांचे हैं और उनकी जो अवधारणा है वो बच्चे में विकसित हो। जरूरत है कि हम शासन की आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि, उनके प्रभाव और विकल्पों को समझें और बच्चे की समझ बनाने में उनकी मदद करें। अब शासन की जो भी आर्थिक नीति है, उनके प्रभाव और विकल्प को बच्चे को समझाने में अर्थशास्त्र मदद करता है। अर्थशास्त्र में बाजार, मुद्रा, उत्पादन, मांग, उद्योग और मूल्य जैसे अमूर्त अवधारणाओं को ठोस व रोचक उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करने की जरूरत है, जिससे बच्चा खुद को विषय से जुड़ा हुआ पाए। अब ये जो सब अवधारणाएं हैं, जैसे कि बाजार, मुद्रा, उत्पादन, मांग, उद्योग और मूल्य, ये सब अमूर्त अवधारणाएं हैं और इसको समझाने के लिए हमें ठोस उदाहरण की जरूरत देना पड़ेगा बच्चों को। साथ ही साथ वह जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है उसको बहुत ही रोचक बनाना पड़ेगा, तभी बच्चा इस विषय से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे और कुछ इन अवधारणाओं को ग्रहण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो सामाजिक विज्ञान के 4 विषय हैं, चारों की जानकारी देख चुके हैं। इसमें भूगोल क्या करता है, भूगोल जो है इंसान और प्रकृति कृति के संबंध को बताता है। इतिहास क्या बताता है, तो यह समय में जो घटनाएं घटी हैं उसकी कार्यकरण संबंध को समय के संदर्भ में देखना सिखाती है। नागरिक शास्त्र सिखाता है कि जो शासन और प्रशासन है, शासन और प्रशासन उसके जो नियम कानून है उसको स्पष्ट समझ हमको दिखाती है। अर्थशास्त्र क्या करता है, तो यह जो वित्तीय नीति है उसको समझना और जो उत्पादन, मांग, बाजार की अवधारणा है उसको समझने में मदद करती है। चलिए अब देखते हैं कक्षा में शिक्षण कार्य। अब हमें इन अवधारणाओं को सिखाने के लिए कक्षा में कैसे कार्य करना चाहिए और कक्षा में कैसे सावधानियां रखना चाहिए, इन सभी को विस्तार के साथ देखेंगे। कक्षा की पहली गतिविधि है चित्र पढ़ना। बच्चे चित्र को उस तरह नहीं पढ़ते जैसे हम पढ़ते हैं। बच्चों में कल्पना करने की क्षमता विकसित करने में चित्र मदद करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए रेखा चित्र
की वजह से बच्चों में घटनाओं व प्रक्रियाओं को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। मौसम। एक आम पाठ्य पुस्तक में सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी का चित्र होता है, जो भी हम पीछे देखे हैं। चित्र में वह स्थिति भी दर्शाई गई होती है जब एक गोलार्ध में गर्मी और दूसरे में जाड़ा होता है। चित्र में पृथ्वी की परिक्रमा पथ अंडाकार है। वास्तव में दोनों अक्षों की लंबाई लगभग बराबर है, यानी कि परिक्रमा पथ लगभग वृत्ताकार है। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए चित्र वास्तविक और सापेक्ष दूरियों पर आधारित नहीं है। इन चित्रों में इस बात को अनदेखा कर दिया गया है कि परिक्रमा पथ लगभग वृत्ताकार है। इस चित्र को देखकर बच्चे एक सामान्य निष्कर्ष यह निकालते हैं कि गर्मियों का मौसम तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। वे गर्मी सर्दी के मौसम की गर्मी और ठंड का संबंध इसी जगह जल रही आग से अपनी नजदीक और दूरी से तय करते हैं। ये जो चित्र है इसमें पृथ्वी का परिक्रमा पथ अंडाकार दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वह वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार, जहां पर पृथ्वी की जो परिक्रमा पथ है उसकी चौड़ाई जो है हर बिंदु पर एक समान होती है। जबकि इस चित्र में देखिए, यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक है और यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है। इससे बच्चे को गलतफहमी पैदा हो सकती है। और गलतफहमियां क्यों पैदा होगी? क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? गर्मी। और यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा पृथ्वी में, इस वाले भाग में? ठंडी। उसी प्रकार जिस प्रकार से जब हम आग तापते रहते हैं ठंडी के मौसम पे, तो हम आग से जितनी पास बैठे रहते हैं उतनी ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होते हैं, और हम आग से जितनी दूर रहते हैं उतनी हमको ठंडी महसूस होती है। सेम इसी पद्धति जो है, इसी रूल को बच्चा फॉलो करता है और ये सोचने लगता है कि पृथ्वी में जो ठंडी और गर्मी पड़ती है वो उसकी सूर्य से दूरी के कारण होती है, जबकि ये ठंडी और गर्मी सूर्य से दूरी के कारण नहीं होती है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होती है। अब चलिए देखते हैं बच्चों के बनाए चित्र। बच्चों के अपने बनाए चित्रों की रेखाओं में काफ़ी विस्तृत अर्थ छिपा हो सकता है, किंतु इन अर्थों को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए बच्चों को चित्र संबंधी कुछ परंपराएं सीखनी पड़ती हैं। बच्चे, आप लोग देखें, आपके घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी आड़ा तिरछा रेखा खींच लेते हैं और फिर आप पूछोगे कि ये क्या है, तो उनका व्याख्या करते हैं। वो बोलेंगे कि ये उनका कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, या वो बोल सकते हैं कि मम्मी है, पापा है, नानी नाना दादा दादी कुत्ता बिल्ली जो भी है। हालांकि आपके लिए रहेगा वो बस एक रेखा है, लेकिन वो बच्चे के लिए कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों के जो रेखा होते हैं, जो रेखा चित्र होते हैं, उसका विस्तृत अर्थ होता है बच्चे के हिसाब से। अब बच्चा उस रेखा चित्र के अपने भाव को दूसरों तक पहुंचा सके, इसके लिए हाँ बच्चे को क्या सीखना पड़ेगा? तो उसके चित्र संबंधी कुछ परंपराएं को सीखनी पड़ेगी। उन्हें स्थान संबंधी कुछ गुण पहचानना भी आना चाहिए, जैसे वस्तुओं तथा वस्तुओं के समूहों में सम्मिलित गुण। तो बच्चे को स्थान और उसकी पहचान करना आना चाहिए। कल्पना करना और समिति के गुण का उपयोग करना बच्चों को विकास का एक अहम क्षेत्र है। तो बच्चे में कल्पना करना, और इसी रेखा चित्र को वो बच्चा अपने कल्पना के आधार पर कोई कैरेक्टर दे सकता है। अब हम बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? उन्हें चित्र के बारे में बातचीत करने को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें स्थान संबंधी कई शब्दों से परिचित करा सकते हैं। तो बच्चा को रेखा चित्र या चित्र के संबंध में हम बातचीत कर सकते हैं कि ये जो रेखा इधर उधर आड़ा तिरछा बनाया है उसका क्या मतलब है। साथ ही साथ हम उन्हें स्थान संबंधी शब्दों से परिचित करा सकते हैं। उन्होंने जो कुछ बनाया है उसके बारे में यदि उनसे चर्चा की जाए तो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब बच्चा जो रेखा बनाया है उससे आप उसके बारे में पूछेंगे तो अपने विचार को क्या करेगा? व्यक्त करेगा, और हमको उसके विचार को व्यक्त करने का मौका जरूर देना चाहिए उस बच्चे को। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चित्र में क्या हो रहा है, और उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उसमें और चीज़ें जोड़ें। अब बच्चा कोई रेखा चित्र बनाया है, कोई लकीर खींचा है, तो उनसे पूछिए कि आप ये क्या है, इसके क्या मायने हैं। बच्चों के साथ दोस्ती भरे सहज और अनौपचारिक माहौल में बातें करने में हम जरूर उनके उनके मन को कुछ बेहतर समझ सकते हैं। अब जब हम बच्चे के साथ दोस्ती भरे माहौल बनाएंगे तो हम उनके मन में जो विचार चल रहे हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। समय मापना। समय पढ़ाना शुरू करते समय निम्न तरह के प्रश्नों से शुरुआत की जा सकती है। आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया? कल कौन कौन अनुपस्थित था? आज कौन सा दिन है? ये सभी प्रश्न हम बच्चे को कक्षा में समय पढ़ाने से पहले पूछ सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप ऐसे सवाल करेंगे बच्चे से तो बच्चे फट से तुरंत जवाब देते हैं। अब बच्चा जो आए रहेगा सही समय पे, वो बोलेगा कि मैं आया था, और वो बच्चा एकदम उत्साह के साथ बताएगा कि आपको ये रमेश, सुरेश, विवेक ये प्रार्थना से पहले नहीं आए थे, या घंटी बजने से पहले नहीं आए थे, या कल स्कूल नहीं आए थे। इसी तरह आप बच्चों को दिन, आजकल की अवधारणा को समझाने के लिए उनसे कुछ आम वाक्यों के बारे में पूछ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप बच्चों को ये अवधारणाएं उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों से जोड़कर सिखा सकते हैं। बच्चे को आप समय की जो भी अवधारणा सिखाना चाहते हैं उसको आप उनकी जो रोज की गतिविधियां उनसे जोड़कर आसानी से सिखा सकते हैं। समय की अवधारणा समझाने का मतलब सिर्फ घड़ी देखना सिखाने से नहीं है। इस अवधारणा में अतीत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान भी शामिल है। तो अब आप समय मापना सिखा रहे हैं बच्चे को, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ घड़ी देखना आ जाए। छोटा कांटा 9 में है और बड़ा कांटा 12 में है, तो बताओ बच्चे कितना समय हुआ? तो बच्चे बोलेंगे 9, और आप अरे खो शाबाश, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। बच्चा घड़ी देखना सीख गया, समय मापना सीख गया।
और अपने आप को शाबाशी देने लग गए तो ये आप गलत कर रहे हैं। घड़ी देखना सिर्फ समय मापना नहीं है, बच्चे को भूत भविष्य वर्तमान का समझ विकसित होना चाहिए। विभिन्न उम्र समूह में समझ का स्तर अलग अलग होता है। कैलेंडर बच्चों को यह सिखाने का अनोखा तरीका है कि समय के बीतने का हिसाब किताब रखने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। तो कैलेंडर जो है समय का जो बीत रहा है, जो समय आने वाला है, उसको हिसाब किताब रखने का एक व्यवस्थित तरीका है। क्या? कैलेंडर। ये हम बच्चे को कैलेंडर के माध्यम से सिखा सकते हैं। नक्शे पढ़ना और समझना। नक्शा पढ़ने से पहले हम बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्षा कहाँ है? बच्चे जवाब दे सकते हैं स्कूल के भीतर। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा स्कूल कहाँ है? बच्चे फिर बोलेंगे घर के पास। फिर आप पूछ सकते हैं घर कहाँ है, शहर कहाँ है, देश कहाँ है, आदि। नक्शा पढ़ना और समझना। मानचित्रण और कुछ नहीं, बस त्रिआयामी संसार को एक द्विआयामी सीमित जगह में अंकित करने की कोशिश है। यानी कि जो ये हमारा संसार है ये त्रिआयामी है, थ्री डायमेंशनल है। इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड को, संसार को द्विआयामी, दो आयाम में चित्रित करने या अंकित करने की कोशिश को हम लोग क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। कक्षा को ध्यान में रखते हुए मानचित्रण के लिए निम्नांकित रूपांकन विचार सोचे गए हैं, जो है आसान से जटिल, परिचित से अपरिचित, पास से दूर, मूर्त से अमूर्त होते जाएंगे। तो ये सभी जो विचार है इनको हमें मानचित्र सिखाते समय करना चाहिए। आसान से जटिल यानी कि हमें सबसे पहले बच्चे को आसान चीज सिखाना है, उसके बाद फिर कठिन, फिर परिचित से अपरिचित की ओर जाना है, यानी कि बच्चा को जो चीजें परिचित है, जो चीज वो जानता है, उनको पहले सिखाना है। फिर पास की चीजों को पहले बताना है और मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, यानी कि भौतिक वस्तुओं से शुरू करके अभौतिक चीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। नक्शा पढ़ाते समय हमें इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नक्शों को समझना। नक्शा और चित्र एक ही चीज नहीं है। बच्चों को इसलिए भी नक्शे पढ़ने होते हैं क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम में है। आप उन्हें जिले, राज्य व देश से जूझना होता है, इसलिए अपने जिले, देश, राज्य को समझने के लिए बच्चे को नक्शा सीखना जरूरी होता है। नक्शा और चित्र अलग अलग चीज है। नक्शे और चित्र, इनके बुनियादी अंतर। पहला अंतर है दृष्टिकोण। कक्षा के चित्रों को देखें। सारे चित्र मोटे तौर पर एक ही कक्षा की प्रस्तुति है। कक्षा में कहीं भी बैठा कोई भी बच्चा वही नक्शा बनाएगा। यह चित्र बनाने की तरह नहीं है। नक्शे में नजरिया का कोई असर नहीं होता, जबकि चित्र में इसका होना जरूरी है, अर्थात नक्शा एक सपाट निरूपण है। नक्शा और चित्र में अंतर दृष्टिकोण का होता है। सभी बच्चे जो चित्र बनाएंगे उनमें बच्चों का दृष्टिकोण के आधार पर वो चित्र बदल सकता है, जबकि नक्शा बनाएंगे वो एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि नक्शा जो है सपाट निरूपण है। पैमाना। प्रत्येक नक्शे का एक पैमाना होना चाहिए, होता है। हर नक्शा जो है पैमाना पर आधारित होता है, जबकि हमारा जो चित्र होता है वो उसका कोई पैमाना नहीं होता है। निरूपण का प्रकार। चित्र और नक्शे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के निरूपण हैं। जब हम चित्र बनाते हैं तो हम असलियत को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसा कि वह दिखता है, किंतु नक्शा तीन विमाओं को दिखाने का प्रयास नहीं होता। जब हम चित्र बनाते हैं तो हम जो संसार जैसा है वैसा चित्र में दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम नक्शा बनाते हैं तो संसार जैसा है वैसा नहीं बनाते हैं। तीन विमीय संसार को हम द्विविमीय नक्शा में निरूपित करते हैं। इस प्रकार से चित्र और नक्शे के निरूपण में भी अंतर होता है। तो नक्शा और चित्र में क्या क्या अंतर होता है? तो उसका नक्शा और चित्र को बनाने के दृष्टिकोण में अंतर होता है। साथ ही साथ नक्शा को हम पैमाना सहित बनाते हैं, जबकि चित्र में पैमाना का उपयोग नहीं करते हैं। वही निरूपण का प्रकार। चित्र को हम वास्तविक देश संसार जैसा वैसा दिखाते हैं और नक्शा में त्रिविमीय चीजों को द्विविमीय सपाट निरूपण करते हैं। बच्चों के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं? नक्शा सिखाने के लिए हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? तो हम दो कार्य और इसके अलावा भी और कार्य कर सकते हैं। चलिए इन दो मुख्य कार्यों को देखते हैं। बच्चों से उनके जाने पहचाने स्थानों के बीच के रास्तों का विवरण देने या उनका नक्शा बनाने को कहा जा सकता है। जैसे कि हम बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम अपने घर से स्कूल जो आते हो, जिस रास्ता में आते हो, उस रास्ता का क्या करो? मानचित्र बनाओ। स्कूल से अपने घर तक की दूरी में जो चीज़ दिखाई देता है, हैंडपम्प, सुरेश का घर, रमेश का घर आदि, इन सभी का चित्रण करो। दूसरा काम हम बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों से कहें कि वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता कागज पर बनाएं और फिर वे वास्तव में कक्षा में इस रास्ते के अनुसार चलकर दिखाएं। अब बच्चे को हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रास्ता बनाओ, और जो रास्ता तुम बनाओगे उसके अनुसार तुमको चलकर भी दिखाना है। अब मान लो कोई बच्चा रास्ता बनाता है इस प्रकार से और वो पहुंचता है बिंदु बी पर, तब हम उसको सेम टू सेम इसी प्रकार से चलने के लिए बोलेंगे। तो बच्चा चलने की कोशिश करेगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, हाँ, फिर ऐसे 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 करके फिर वो बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। तो ये गतिविधि कर सकते हैं, और इस गतिविधि को आप जब कराएंगे तो बच्चा इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। दोस्तों इतना देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।